गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण। बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा मार्केट है जिसमें कि कीमत निर्धारण उद्योगपति करता है और बेचने का कार्य फर्में करती हैं। बाकी मार्केट में ऐसा नहीं होता है। केवल पूर्ण प्रतियोगिता में ही मूल्य का निर्धारण उद्योगपति मांग और पूर्ति के संतुलन से करता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी वस्तु का मूल्य किस प्रकार से निर्धारित होता है, इस संबंध में बच्चों दो विचारधाराएं प्रचलित रही हैं। पहली विचारधारा के समर्थक हैं एडम स्मिथ और रिकार्डो। आप लोगों ने एडम स्मिथ और रिकार्डो का नाम सुना होगा। तो आपने एडम स्मिथ और रिकार्डो ने ये बताया कि किसी वस्तु की मूल्य निर्धारण में उत्पादन लागत का विशेष महत्व होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो उत्पादन लागत है ये किससे संबंधित है? उत्पादन लागत पूर्ति पक्ष से संबंधित है और ये पूर्ति पक्ष ये कहता है कि वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत के बराबर अवश्य होना चाहिए। मूल्य वो क्यों वसूल करता है? विक्रेता या उत्पादक वस्तु का मूल्य इसलिए वसूल करता है क्योंकि उसके उत्पादन में कुछ ना कुछ लागत अवश्य आती है, जिसे उत्पादन लागत कहा जाता है। तो यही वजह है कि उत्पादन लागत की वजह से वस्तु का मूल्य लिया जाता है और मूल्य जितनी लागत होती है उससे कम मूल्य पर वो अपनी वस्तु को बेचना बिल्कुल पसंद नहीं करता है और ना ही वास्तव में बेचता है। अब आती है इसके बाद दूसरी विचारधारा के समर्थक है जेवंस, वॉलरस एंड मेंगर। तीन अर्थशास्त्रियों के नाम याद रखिए जो कि दूसरी विचारधारा यानी मांग पक्ष के समर्थक हैं। वो है जेवंस, वॉलरस एंड मेंगर। इन तीनों अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वस्तु के मूल्य निर्धारण में उत्पादन लागत का नहीं बल्कि उपयोगिता का विशेष महत्व होता है। कोई भी उपभोक्ता वस्तु का मूल्य इसलिए देता है क्योंकि वस्तु का उपभोग करने से उसको उपयोगिता मिलती है, उसको यूटिलिटी मिलती है, उसको संतुष्टि मिलती है। इसी वजह से वो वस्तु का मूल्य देता है। वस्तु का मूल्य वो कितना देगा? जितनी उसको वस्तु का उपभोग करने से उपयोगिता मिलेगी, यानी कि सीमांत उपयोगिता के बराबर वो वस्तु का मूल्य देना पसंद करता है। फिर इसके बाद डॉक्टर मार्शल आए। डॉक्टर मार्शल ने देखा कि ये दोनों ही विचारधाराएं अपूर्ण हैं, क्योंकि पहली विचारधारा में केवल उत्पादन लागत यानी पूर्ति पक्ष को महत्व दिया गया है और दूसरी विचारधारा में केवल उपयोगिता यानी मांग पक्ष को महत्व दिया गया है। जबकि समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि किसी वस्तु का संबंध ना केवल क्रेता से होता है और ना केवल विक्रेता से होता है, यानी कि ना केवल मांग पक्ष से होता है ना केवल पूर्ति पक्ष से होता है, बल्कि वस्तु का संबंध दोनों ही पक्षों से होता है, मांग और पूर्ति। इसलिए दोनों पक्षों की मूल्य निर्धारण में समान भूमिका होनी चाहिए। मार्शल पहला अर्थशास्त्री था जिसने कि मूल्य निर्धारण संबंधी सिद्धांत में समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाया। उसने बताया कि पहली विचारधारा अपूर्ण है क्योंकि ये पूर्ति पक्ष को महत्व देती है। दूसरी विचारधारा भी अपूर्ण है क्योंकि ये केवल मांग पक्ष को महत्व देती है। जब इन दोनों विचारधाराओं को जोड़ दिया जाएगा तो एक समन्वयवादी दृष्टिकोण सामने आएगा जो कि मार्शल का है। इन्होंने किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों को समान महत्व दिया है। इन्होंने बताया है कि वस्तु की कीमत न केवल उत्पादन लागत के आधार पर और न केवल मांग पक्ष के आधार पर यानी उपयोगिता के आधार पर निर्धारित होती है, बल्कि वस्तु के मूल्य निर्धारण में इन दोनों पक्षों का समान महत्व होता है। किसी वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होता है जिस बिंदु पर उस वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं। वस्तु की मांग और पूर्ति के संतुलन से जो मूल्य निर्धारित होता है उसे कहते हैं संतुलन मूल्य यानी इक्विलिब्रियम प्राइस। जैसा कि इस डायग्राम में बच्चों दिखाया गया है, इसमें आप देखिए बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई रेखा मांग रेखा है जो कि मांग पक्ष से संबंधित है यानी कि सीमांत उपयोगिता से संबंधित है, और ऊपर से चढ़ती हुई रेखा एसएस रेखा
ये वस्तु की पूर्ति रेखा है जो कि उत्पादन लागत से संबंधित है। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटेंगी, यानी मांग और पूर्ति जिस बिंदु पर बराबर होंगे, वो संतुलन का बिंदु होगा। संतुलन का बिंदु ई है, क्योंकि इस बिंदु पर वस्तु की मांग OM के बराबर है और वस्तु की पूर्ति भी OM के बराबर है, दोनों बराबर हैं और संतुलित मूल्य EM यानी OP निर्धारित हुआ है। ये संतुलित मूल्य कहलाता है। ये है मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत। अब इसके मार्शल ने ये बताया है कि ये हो सकता है कुछ समय के लिए किसी कारणवश मूल्य इससे ऊपर हो जाए मार्केट में, जैसे कि मार्केट प्राइस OP से बढ़कर अगर OP1 हो जाता है तो क्या होगा। तो इस समय तो फिलहाल अल्पकाल के लिए कीमत बढ़ गई है, OP1 हो गई है, लेकिन दीर्घकाल में मूल्य पुनः घटकर पहले के बराबर यानी संतुलन मूल्य के बराबर आ जाएगा। कैसे आएगा? जब P1 बाजार मूल्य हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा, तो इस बाजार कीमत पर जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पूर्ति वो कीमत बढ़ गई है, इससे डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई होगी P1B, डिमांड होगी P1A, तो A से B के बराबर क्या होगा? ये होगी एक्सेस सप्लाई। अब सप्लाई ज़्यादा है, उसको कैसे बेचा जाए, माल को कैसे बेचा जाए, इसके लिए कीमत में कमी करनी पड़ेगी और ये कीमत घटकर, जैसे कि एरो से दिखाया गया, एरो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ये मार्केट प्राइस घटकर पुनः OP के बराबर हो जाएगा और संतुलन ई बिंदु पर हो जाएगा। मार्केट प्राइस नॉर्मल प्राइस यानी इक्विलिब्रियम प्राइस OP के बराबर हो जाएगा। इसके विपरीत यदि कुछ समय के लिए मार्केट प्राइस कम हो जाता है, OP2 रह जाता है, तो ऐसी स्थिति भी, ये कुछ समय के लिए स्थिति रहेगी, लेकिन कुछ समय के बाद डिमांड और सप्लाई में इस तरह से चेंजेस आएंगे कि प्राइस पुनः बढ़कर नॉर्मल प्राइस के बराबर हो जाएगा। जैसे कि OP2 कीमत यानी कीमत कम हो गई है तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड हो जाएगी P2D के बराबर और सप्लाई कम होगी क्योंकि प्राइस कम हो गया है, सप्लाई होगी P2C के बराबर। तो C से D के बराबर एक्सेस डिमांड होगी। एक्सेस डिमांड है तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा, जैसा कि एरो से दिखाया गया, एरो ऊपर की ओर जा रहा है और मार्केट प्राइस बढ़कर पुनः नॉर्मल प्राइस के बराबर यानी OP के बराबर हो जाएगा और संतुलन पुनः इन बिंदु पर स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों, आपने देखा कि किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में न केवल मांग पक्ष का महत्व होता है, न केवल पूर्ति पक्ष का महत्व होता है, बल्कि दोनों पक्षों का समान महत्व होता है। मूल्य निर्धारण में दोनों पक्षों की समान उपयोगिता होती है और इसके लिए ये भी हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होता है जिस बिंदु पर उसकी मांग, उस वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं और मांग और पूर्ति के संतुलन से निर्धारित होने वाले इस मूल्य को कहा जाता है नॉर्मल प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस, क्योंकि इस प्राइस पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं, ना तो एक्सेस डिमांड होती है और ना एक्सेस सप्लाई होती है। मार्केट कीमत और नॉर्मल प्राइस दोनों बराबर हो जाते हैं। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।